जय हिंद साथियों। सभी को नमस्कार, राधे राधे, राम राम। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि कल हमारी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की जो एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर कर दी गई है। यानी हमारे एग्ज़ाम 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 तारीख को, अगस्त के महीने में 23, 24, 25 और 30, 31 यानी 5 दिनों की दो पालियों में एग्ज़ाम कराया जाना क्लियर हुआ है। तो अब आपके पास 1 महीने का भी समय नहीं बचा है। अब हमें अपनी तैयारी को बिल्कुल अंतिम रूप देना है और अंतिम रूप देने के साथ ही हमें तैयारी को इस तरीके से करना है कि कम समय में हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। अभी जो हमारा यूपी पुलिस ये 60,244 भर्ती का जो पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ है, उसमें मानसिक अभिरुचि वाला जो टॉपिक था, उससे रिलेटिव काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे और बहुत सारे लोगों के द्वारा वो क्वेश्चन छोड़ दिए गए थे या कुछ लोगों के द्वारा किए गए थे तो काफ़ी गलत हुए थे। तो मैंने काफ़ी एनालिसिस किया, फिर देखा कि बहुत सारे साथियों के द्वारा वो छोड़ दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों की मदद के लिए अपने 7-8 साल के अनुभव के आधार पर, जो मेरा विभाग में अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं आपके लिए ये मानसिक अभिरुचि का जो एक टॉपिक है, उसकी टॉपिक वाइज क्लास लेके आया हूँ। और आपको इस क्लास में केवल मानसिक अभिरुचि और जो पुलिस से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आते हैं पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली से, वो सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊंगा। केवल आपको करना क्या है कि वीडियोज़ को देखना है। एक बार नॉर्मल वे में आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप उसकी स्पीड को 1.5 गुना या 1.25 गुना या 2 गुना अपने हिसाब से करके आप लगातार उसका रिवीजन कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप एग्ज़ाम में अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में से गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि 18 क्वेश्चन मेरी इस क्लास से फंसेंगे। मैं जो आपको इन 20 दिनों में, मेरा टारगेट है 20-20 यानी 20 दिन 20 क्लास, उसके बाद केवल इन्हीं क्लासों का रिवीजन। इन 20 दिन की 20 क्लासों में 20 नंबर मैं आपके लिए पक्का कराऊंगा। ये मैं आपके लिए गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आप सबकी मदद के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो क्लास में देरी न करते हुए आज की जो क्लास है हमारा पार्ट 1, उसमें हम आज जनहित टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जनहित क्या होता है, जनहित के बारे में जो मुख्य 10 प्रश्न हैं, आज केवल मैं 10 प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगा कि जनहित से रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न होते हैं वो कौन कौन से हैं जो परीक्षा में आने की जिनकी पूर्ण संभावना बनी होती है। तो आइए साथियों, देखते हैं मानसिक अभिरुचि पुलिस प्रणाली। इसमें ये हमारी 20 नंबर वाली क्लास है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 20 दिन में 20 नंबर वाली क्लास, यानी कि बिल्कुल पेपर की फ़ोटोकॉपी, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल पेपर की फ़ोटोकॉपी मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप यही हमारा पेपर है, बिल्कुल पेपर में से मैं बता रहा हूँ कम से कम आपके अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 17-18 गारंटी के साथ एज मिलेंगे आपको। तो साथियों आइए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनहित से क्या तात्पर्य है। आज का पहला क्वेश्चन है, जनहित से क्या तात्पर्य है। इसके ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 1 किसी व्यक्ति का हित, किसी उपेक्षित व्यक्ति का हित, किसी सार्वजनिक हित, और डी ऑप्शन है उद्यमियों का हित। तो साथियों आपको क्या लगता है जनहित से क्या तात्पर्य हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जनहित मतलब जनता का हित। आप जानते हैं कि जनहित का मतलब होता है जनता का हित, यानी जो जनता का हित यानी सार्वजनिक हित हो, वही हमारा सही उत्तर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। जनहित से तात्पर्य होता है सार्वजनिक हित। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनहित का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जनहित का उद्देश्य। पहला है आर्थिक समानता एवं आर्थिक न्याय की स्थापना। आर्थिक समानता एवं आर्थिक न्याय की स्थापना। दूसरा है सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना। तीसरा है सार्वभौमिक समानता की स्थापना। और चौथा है कानूनी न्याय की समानता। अब इसमें हमें जनहित का उद्देश्य पूछा है कि जनहित का क्या उद्देश्य। तो जनहित का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम समाज के बीच में रहते हैं तो सामाजिक समानता होनी चाहिए और सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। तो हमारा जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समानता
एवं सामाजिक न्याय की स्थापना। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान कहाँ पे बताए गए हैं? जो भारत का हमारा संविधान है उसमें जनहित से संबंधित प्रावधान कहाँ पे बताए हैं? प्रस्तावना के अंदर बताए गए, मूल अधिकार के अंतर्गत बताए गए और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बताए गए, या विकल्प बी और सी यानी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। तो साथियों जनहित के बारे में कहाँ पे बताया गया है? तो प्रस्तावना में तो पूरे संविधान के बारे में बताया गया है, तो प्रस्तावना में तो कहीं जनहित की बात नहीं होती है। अब जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों के बारे में आपको मैं बता दूं कि हमारे अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक बताया गया है। और ये दोनों ही हमारी जो सामाजिक लोग होते हैं, जो हमारी समाज होती है उनके लिए, यानी समाज में रहने वाले लोगों के क्या कौन कौन से मूल अधिकार होंगे उनके बारे में बताया गया है और जो उनके लिए राज्य के क्या कर्तव्य होंगे उनके बारे में बताया गया है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा संविधान में जनहित के संबंधित प्रावधान, ये हमारे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही होगा कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जनहित में संबंधित प्रावधान है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तमान लोकतंत्र में, क्वेश्चन नंबर 4 है वर्तमान लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र क्या है? साथियों प्रश्न को थोड़ा ध्यान से और आराम से पढ़िए कि वर्तमान लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र पूछा है लोकतंत्र का, तो क्या जनहित होता है, क्या राजनीतिक हित होता है, क्या व्यक्ति हित होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो आप ये बताइए क्या लोकतंत्र का जो बुनियादी मूल मंत्र होता है क्या वो व्यक्ति हित हो सकता है? मेरे हिसाब से तो कदापि नहीं। क्या वो राजनीतिक हित हो सकता है? मेरे हिसाब से ये भी कदापि नहीं है। तो ऑप्शन क्या बच्चा? जनहित, यानी लोकतंत्र जनता से मिलकर बना होता है, तो लोकतंत्र का जो बुनियादी मूल मंत्र है वो हमारा जनहित होता है। तो साथियों हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जनहित, ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र क्या होता है? जनहित होता है। अगला देखते हैं, पुलिस जनहित में अपना योगदान देती है। साथियों ये प्रश्न है कि पुलिस जनहित में अपना योगदान कैसे देती है? आप प्रश्न को पढ़िए कि पुलिस का जनहित में क्या योगदान होता है, कैसे वो अपना योगदान दे। तो पहला ऑप्शन है आम लोगों को डरा धमका कर। क्या पुलिस आम लोगों को डरा धमका कर पुलिस जो जनहित में अपना योगदान दे सकती है? दूसरा ऑप्शन है आम जनमानस को सुरक्षा प्रदान करके। क्या जो आम जनमानस है उसको सुरक्षा प्रदान करके पुलिस अपना योगदान देती है? अगला प्रश्न ऑप्शन है आम जन को अपने हितार्थ दंड देकर। क्या पुलिस के पास आम जनता को दंड देने का अधिकार होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? साथियों आप बताइए आपको इनमें से कौन सा उत्तर सही लग रहा है कि पुलिस जनहित में अपना योगदान किस प्रकार से देती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पुलिस आम जनमानस में सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करने के साथ अपना योगदान देती है। पुलिस का मुख्य योगदान क्या होता है कि वो आम जनमानस के बीच उनको सुरक्षा प्रदान करके अपना योगदान दे। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, जनहित को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। जनहित को प्रभावी बनाने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? आधुनिक एवं संवेदनहीन पुलिस व्यवस्था, आधुनिक एवं संवेदनशील पुलिस व्यवस्था, आधुनिक संवेदनशील एवं अपराधियों के प्रति कठोर पुलिस व्यवस्था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? साथियों आप बताओ आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कि जनहित को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या है? क्या आधुनिक और संवेदनहीन पुलिस व्यवस्था को हम आधुनिक कर देंगे ठीक है, लेकिन क्या वो संवेदनहीन हो जाएगी तो वो जनहित के लिए प्रभावी हो सकती है? मेरे हिसाब से वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आधुनिक और संवेदनशील, क्या पुलिस को संवेदनशील कर दें तो हो सकती है? ये भी मेरे हिसाब से ठीक है कि आधुनिक और संवेदनशील दोनों चीज़ हों तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है आप इसे थोड़ा ढंग से पढ़िए, ऑप्शन नंबर सी को। इसमें क्या कहा गया है कि आधुनिक संवेदनशील, ये तो समाज के लिए चाहिए कि पुलिस को आधुनिक होना चाहिए, पुलिस के प्रति समाज के प्रति पुलिस संवेदनशील होनी चाहिए, और उसके अतिरिक्त पुलिस अपराधियों
अपराधियों के प्रति कठोर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक अपराधियों के प्रति पुलिस कठोर नहीं होगी तो अपराधियों के अंदर डर पैदा नहीं होगा, और जब अपराधियों के अंदर डर नहीं होगा तो वो समाज को बार बार परेशान करते रहेंगे। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि जनहित को प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक, संवेदनशील एवं अपराधियों के प्रति कठोर पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता होती है। साथियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्यतः जनहित को संपोषक माना जाता है। जनहित को किसका संपोषक माना जाता है? ये सवाल है कि जनहित को किसके मानवाधिकारों का संपोषक माना जाता है, व्यक्तिगत अधिकारों का संपोषक माना जाता है, राजनीतिक अधिकारों का संपोषक माना जाता है, या उद्यमियों का संपोषक माना जाता है? आपको क्या लगता है कि जनहित जो होता है, जनहित है यानी जनता के जो हित हैं वो किसके संपोषक होते हैं? जनता के हित जो हैं वो किसके संपोषक होते हैं? आपको इससे कुछ समझ में आ पा रहा है? अगर कुछ समझ में आ पा रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ, नहीं तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखिए, मैं आपको बता दूँ कि उद्यमियों के अधिकार एक सीमित होता है। उद्यमी जितनी हमारी समाज है, जनहित है, जनता है, सारी उद्यमी तो होती नहीं है, तो उनके अधिकारों को तो संपोषक नहीं माना जा सकता। राजनीतिक भी सीमित होते हैं, ये सारे लोग होते नहीं हैं। व्यक्तिगत तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। व्यक्तिगत तो हर आदमी सेल्फिश हो जाएगा, अपने लिए बात है। मानवाधिकार, इसका सही उत्तर होगा मानवाधिकारों के लिए ये ऑप्शन नंबर ए, यानी जनहित को मानवाधिकारों का संपोषक माना जाता है। जो मानव के अधिकार होते हैं उनका संपोषक कौन होता है? जनहित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके अनुसार जनता समाज के नियमों एवं अधिनियमों का पालन करना चाहिए। आपके अनुसार जनता समाज के नियमों एवं अधिनियमों। साथियों, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर को शब्द को जोड़ लीजिए। आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों एवं अधिनियमों का पालन करना चाहिए। आपको क्या लगता है, जनता को समाज के कौन से नियम और अधिनियमों का पालन करना चाहिए या कब करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कभी कभी प्राधिकारी को संतुष्ट करने। क्या जनता को केवल समाज के नियमों और अधिनियमों का पालन अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए? ये उचित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है जब भी पालन करना संभव हो। जब भी उनसे पालन करना संभव हो सके, क्या तब उन्हें पालन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर तीसरा है भले ही यह उनके हितों के खिलाफ हो। मतलब चाहे जनता के हितों के खिलाफ हो ये नियम, लेकिन फिर भी जनता को समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। क्या ये ऑप्शन सही है? अगला ऑप्शन है अगर यह उनके लिए उपयुक्त है और पालन करना सुविधा, अगर समाज के लिए उपयुक्त हो और पालन करना भी सुविधाजनक हो, जब करना चाहिए। तो साथियों, आप बताओ आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप मुझे कि इसका सही उत्तर आपको कौन सा लग रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। देखिए, यहाँ हमें, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें सेल्फिश नहीं होना है। जैसे डी ऑप्शन में कहा है कि अगर जनता के लिए उपयुक्त है या यह उनके लिए उपयुक्त, यानी जनता के लिए उपयुक्त है और पालन करना, जो हमारे लिए आसान है वो करना है, वो तो हर कोई आदमी कर देगा भाई। ठीक है, पर अधिकारी को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं तो क्या ही कर रहे हैं हम। ठीक है, बी ऑप्शन है जब पालन करना संभव हुआ जब कर दिया। सबसे सटीक और सही जवाब जो मेरे हिसाब से इसका है वो है ऑप्शन नंबर सी। भले ही ये जनता के हितों के खिलाफ हों, लेकिन फिर भी जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों का पालन करना चाहिए। कोई भी नियम अगर समाज के द्वारा बनाए गए हैं, वो जनता के चाहे हितों के खिलाफ हों या उनके फेवर में हों, हमें उन नियमों का, अधिनियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे कि हमें हौसला मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि इसी प्रकार जो हमारी नई वीडियो आएंगी, अभी आज हमारी पहली वीडियो है, नई वीडियो आएंगी, वो सारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। बेल आइकन को अवश्य दबा लेना, जिससे कि जैसे ही वीडियो को हम डालें तो तुरंत आपके पास वीडियो पहुँच जाए। साथियों, हम चाहते हैं कि आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिले, तो हम भी आपके लिए कुछ करें।
और हम भी लगातार ये मेहनत करके आपको कुछ दे पाएँ और आपकी सफलता में हम भी चाहते हैं कि कुछ योगदान कर पाएँ। हमें बहुत खुशी मिलेगी कि जब आप वर्दी पहन के हमारी बराबर में खड़े होंगे, हमारे साथ में आए होंगे। मैं चाहता हूँ कि हर घर से एक पुलिस वाला बने, क्योंकि जो हमारे समाज में ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि पुलिस ऐसी होती है, पुलिस ऐसी होती है। तो जब हर घर में एक पुलिस वाला होगा, तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति की जो दिमागी झूठी उपज है, छोटी सोच है, वो कम हो सकती है। तो साथियों, वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और जिन सवालों के मैं आपसे प्रश्न उत्तर पूछा हूँ, उनके उत्तर अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये नवा क्वेश्चन है और मैक्सिमम दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसा ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में एज इट इज ऐसे ही दिखाई देंगे। केवल आप लंबी भाषा देखेंगे और घबरा जाएंगे कि यार इसकी तो इतनी लंबी भाषा है, बहुत टाइम लेगा, लेकिन इनमें कुछ नहीं होता है। इन प्रश्नों में बिल्कुल कुछ नहीं होता। केवल आपको करना क्या है कि एक बार प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, अपना IQ लेवल लगा के समझना है कि हमें आम जनता के हिसाब से क्या करना चाहिए। तो आइए, हमारा सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 हमारा क्या कहता है? कल्पना कीजिए कि आप अपने कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल चालक की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई है। एक मोटरसाइकिल चालक की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई है, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? साथियों, आप अपने कार्यालय के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल चालक की एक कार के साथ दुर्घटना हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब इसमें आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आपको ये सोचना है कि हमें पहली प्रतिक्रिया हमारी क्या होगी कि इस कंडीशन में अगर एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो हमें क्या करें? सबसे पहले क्या है, आप कार चालक को डांटेंगे? क्या आपको लगता है कि कार चालक को डांटना उस समय सबसे पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए? दूसरा ऑप्शन है, पुलिस को सूचित करेंगे? क्या पुलिस को सूचित करना उस जगह आपकी पहली प्रतिक्रिया हो सकती है? तीसरा ऑप्शन है, मोटरसाइकिल चालक के पते को खोजकर परिजनों को सूचित करेंगे? क्या आप जो मोटरसाइकिल चालक है, घायल है, वो गंभीर अवस्था में है, उसकी जेब आदि टटोलेंगे, उसमें से उसका फ़ोन वगैरह, पर्स वगैरह या कोई पर्ची मिले उसे देखेंगे, ये कहाँ का रहने वाला है, फिर फ़ोन करेंगे घर वालों को और उन लोगों का इंतजार करेंगे? क्या ये उचित रहेगा? या ऑप्शन नंबर डी है कि एम्बुलेंस को बुलाएंगे? साथियों, आपको कौन सा सही लगता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, बताएंगे मुझे कि आपके हिसाब से इसका कौन सा सही उत्तर लग रहा है आपको, कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अगर आप इस कंडीशन में होंगे तो आप क्या करेंगे? साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन, मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको कभी भी भविष्य में पड़ती है, तो वहाँ हमें न तो उसके परिजनों के बारे में तलाश करना है, न हमें कार चालक को डांटना। अब 2 ऑप्शन बचे, पुलिस को सूचित करना और एम्बुलेंस को बुलाना। अगर हम सबसे पहले पुलिस को बुलाएंगे, तो पुलिस ये तो है नहीं कि हमारे बिल्कुल 1 किलोमीटर 500 मीटर के दायरे में ही हो तो 2 मिनट में आ जाएगी। कम से कम पुलिस आपसे 5-10 किलोमीटर दूर होगी। पुलिस को आपके पास आते आते 5 मिनट 10 मिनट मिनिमम टाइम लग जाता है। इससे कम टाइम तो बहुत रेयर केस होता है कि बिल्कुल आपके आसपास ही हो तो आ जाते हैं, वरना 5 से 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन जब वो चालक गंभीर रूप से घायल है, जैसे कि प्रश्न में बताया है, तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम एम्बुलेंस को बुलाना है। एम्बुलेंस को बुलाएंगे, उसी समय एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद में आप पुलिस को कॉल करेंगे। यानी कि अगर पुलिस पहले आ जाएगी तो पुलिस की गाड़ी में रख के हॉस्पिटल भेज सकते हैं। अगर पुलिस को आने में समय लग रहा है तो एम्बुलेंस आएगी और एम्बुलेंस में रख के सर्वप्रथम उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है वो शुरू हो जाएगा और उसे जल्दी से जल्दी बचाया जा सकता है। हमारी प्राथमिकता क्या होगी कि घायल व्यक्ति की जान बचाना। अगर उसकी जान बच जाती है तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। तो साथियों, इस तरीके के प्रश्नों में सबसे पहले आपको ये चीज़ सोचना है कि हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि जो घायल व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसकी जो मदद है, सबसे पहले मदद कैसे हो सके, उसकी जान कैसे बचाई जा सके। तो हमें सबसे पहले ऐसे काम करना है।
आइए आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। सभी लोग इसका उत्तर अवश्य कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक के रूप में अपना प्यार ज़रूर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और जो हमारी कल की वीडियो आएंगी उसका बेल आइकन अवश्य दबा लेना, जिससे कि आपको समय से वीडियो मिल जाए। अगला क्वेश्चन है कि जे आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। एक युवा व्यक्ति है, वो एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। मान लो कि कोई नया लड़का है 15-20 साल का, और एक बुजुर्ग है 60-70 साल के, वो उन्हें गालियाँ दे रहा है या कुछ अपशब्द कह रहा है। फिर जब आप उस युवा व्यक्ति से प्रश्न करते हैं, तो आप उससे प्रश्न करते हैं कि भाई गालियाँ क्यों दे रहा है, तो वो आपसे कहता है कि वो जो भी कहना चाहता है उसे कहने की स्वतंत्रता है। इस लाइन को अवश्य ध्यान से पढ़ना कि जो युवा व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं जो भी कह रहा हूँ मुझे ये सब कहने की स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता कहाँ है? हमारे संविधान में। हमारा संविधान ये कहता है कि व्यक्ति को बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ये सब बात कहाँ लिखी है? मूल अधिकारों में। मूल अधिकारों में हमारे बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, टहलने का अधिकार, सारे अधिकारों के बारे में हमें मूल अधिकारों में बताया गया है, जो कि अध्याय 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 है। आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की यानी कुछ भी कहने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएंगे, और मैं सभी के कमेंट अगली क्लास में अवश्य पढ़ूंगा। जिसके भी कमेंट आएंगे मैं सभी के कमेंट अवश्य पढ़ूंगा। साथियों, इस स्थिति में उसने कहा कि उस युवा व्यक्ति ने कहा है कि मुझे जो मैं कहना चाहता हूँ मुझे वो कहने की स्वतंत्रता है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। भाई जब किसी के साथ अभद्रता होगी तो शिकायत तो वो करेगा ही। अब इस स्थिति में सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्न में से किन तरीकों को अपनाएंगे? आप वहाँ खड़े हैं, एक नया लड़का है, बुजुर्ग को गाली दे रहा है। बुजुर्ग चाहता है कि मैं पुलिस में शिकायत करूँ, और युवा कह रहा है कि मुझे कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है क्योंकि ये मेरा मूल अधिकार है। तो अब आप वहाँ खड़े, आपका क्या उत्तरदायित्व है, क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांति बनाए रखने के तरीके से दोनों को किस प्रकार से समझा सकते हैं, या क्या कैसे कौन सा तरीका अपनाएंगे कि स्थिति सामान्य बनी रहे? तो पहला ऑप्शन है घटना को देखने वाले लोगों से सहायता, वहाँ जितने भी लोग घटना को देख रहे हैं सबसे सहायता मांगोगे। दूसरा है कि युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे और उसे वरिष्ठ व्यक्ति से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। आप युवा को थप्पड़ मारेंगे, वरिष्ठ और जो बुजुर्ग व्यक्ति है उससे माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। तीसरा है दोनों पक्षों में शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे। और चौथा है वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे। वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे। आपके हिसाब से इसका कौन सा उत्तर सही है? देखो साथियों, पहला जो ऑप्शन है घटना को देखने वाले लोगों की सहायता मांगेंगे। अगर आप सहायता मांगोगे तो क्या जो खड़े हैं उनके अंदर थोड़ा भी दिमाग नहीं है? वो भी तो ये काम कर सकते हैं जो आप कर रहे हो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। जब वो खुद ही नहीं कर रहे हैं तो आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन इस वजह से पूरी तरह गलत है। दूसरा है युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे और वरिष्ठ व्यक्ति को माफ़ी मांगने के लिए कहें, वरिष्ठ व्यक्ति से माफ़ी मांगने। यहाँ जो युवा व्यक्ति को थप्पड़ मारने वाली बात है, इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी आपको अहिंसा नहीं करनी है, यानी कि कानून को अपने हाथों में नहीं लेना। अगर आपने कानून हाथों में ले लिया तो आप मतलब गलत हो, सीधी सी बात। सारे भी प्रश्न आएंगे, आपको नेगेटिविटी में तो जाना ही नहीं, केवल पॉजिटिव, हर चीज़ पॉजिटिव की तरह रखनी है, आपको नेगेटिव होना ही नहीं है। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? आपको नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना है, तो इसलिए थप्पड़ मारने वाली बात है कतई नहीं करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। अगला है दोनों पक्षों में शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे। और अगला वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने। जब भाई किसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, लगातार उसे गाली दे और आप उनसे कहो कि आप अच्छा व्यवहार कीजिए, तो ये भी संभव नहीं है ना भाई। अगर कोई हमें गाली दे रहा है और हमसे ही कहे कि भाई तुम ही अच्छा व्यवहार करो, तो ये कहाँ, एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है ना। तो इसका सही जो उत्तर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
आप दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे, क्योंकि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो पुलिस में शिकायत करना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि जो युवा लड़का है उसके खिलाफ़ अगर पुलिस में शिकायत हो गई तो उसका भविष्य खतरे में आ जाएगा, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों में से वंचित हो जाएगा, वो सरकारी नौकरी नहीं देख पाएगा। अगर उसके खिलाफ़ मुकदमा लिख गया तो वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं देख पाएगा। दूसरा कि आप उस लड़के को भी समझाएंगे, क्योंकि वो अगर बार बार अपशब्द कहेगा, बार बार बुजुर्ग व्यक्ति की इज्जत नहीं करेगा, उसे गालियाँ देगा, उसके अपशब्द यूज़ करेगा, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा और दूसरा व्यक्ति उत्तेजित हो ही जाएगा, फिर दोनों तरफ से नुकसान है। इसलिए दोनों ही पक्षों को आप समझाएंगे और शांति बनाए रखने के लिए आप उनसे निवेदन करेंगे, उन्हें बताएंगे। साथियों, ये आज हमारी की क्लास थी। इसके नीचे मैंने उत्तर भी दे दिए हैं। ये जो हमारी PDF है, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। आप लोग चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ये PDF डाउनलोड करके अपना नोट्स के तौर पे तैयार कर सकते हैं, रख सकते हैं और समय मिलने पर आप बस 2 मिनट में ये पूरे 10 क्वेश्चन को फेर लेंगे। आपको क्या करना है कि एक बार वीडियो देख ली, उसके बाद इस वीडियो को दोगुनी स्पीड में करके फास्ट में देख लेना, यानी कि जो समय दिया उससे आधे समय में आप पूरी वीडियो देख लेंगे। और वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इसमें डाले दे रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल को आप देखेंगे तो वो है पुलिसवाला_1286। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप टेलीग्राम पर सर्च मार के भी या वीडियो के लिंक में मैं नीचे लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से भी आप सीधे आ सकते हैं और आप वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अवश्य बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करना। साथियों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जो मैं भी आपको बता रहा था, पुलिसवाला_1286, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है डाउर स्टडी पॉइंट। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। वीडियो को अपने अन्य साथियों के पास भी अवश्य शेयर करें। सभी को राधे राधे, राम राम, नमस्कार।